हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ASC स्टडी 61 पर। आज हम बहुत दिनों बाद आपके सामने आ रहे हैं और KVS PRT TGT इसके बाद आपका जो EPTGT है, इसके बाद सुपर टेट के लिए जीएस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। यहाँ से एक प्रश्न निश्चित मान करके जाइएगा आप। यहाँ से आपके वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बनेंगे, KVS PRT TGT में भी बनेंगे। TGT जो आपके उत्तर प्रदेश LT ग्रेड की वैकेंसी होगी, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। सुपर टेट के लिए भी यह क्लास आपके लिए उचित होगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सामान्यतः हम बात करेंगे आज अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है और अभयारण्य क्या होता है। अभयारण्य देखिएगा, अभयारण्य शब्द के यहाँ से आपके हिंदी में वर्तनी भी पूछी जाती है, तो अभयारण्य शब्द इसी प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे बुक में तो अभयारण्य इस प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ अशुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी अभयारण्य होती है। इसी के आधार पर हम इसके अंतर को भी समझ जाएंगे कि अभयारण्य क्या होता है और राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है। राष्ट्रीय उद्यान, इसको आप नेशनल पार्क कह सकते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह सकते हैं। अगर आप इस शब्दावली के ऊपर आए कि राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में अंतर क्या है, तो सबसे पहले हम इनकी संख्या की बात कर रहे हैं, तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों एक ही चीजें हैं कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या भारत में 106 है और अभयारण्य की संख्या 551 है। तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों एक ही जैसे होते, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, तो संख्या भी बराबर होती। संख्या से यह स्पष्ट है कि इनमें अंतर है, अभयारण्य अलग है और राष्ट्रीय उद्यान अलग है। तो आइए हम चर्चा करते हैं पहले अभयारण्य की। अगर अभयारण्य का संधि विच्छेद करें, इसको फुटकर करें, तो बनेगा अभयधन अरण्य, अरण्य। अभय माने बिना भय का। अभय का अर्थ क्या होता है? बिना भय का। अरण्य माने जंगल, बिना भय का जंगल। यानी कि जो अभयारण्य होता है भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाता है, वहां पर जो जीव जंतु होते हैं बिना डर के होते हैं, बिना भय के होते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, नेशनल पार्क होता है, इसमें जंतु जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और वे एक दूसरे से डरते रहते हैं। यानी कि जो शेर होगा वो अन्य जंतुओं पर हमला कर सकता है, लेकिन यहाँ पर उनको एक उचित स्थान दे दिया जाता है जिसमें सभी जंतु, सभी जानवर स्वतंत्र रूप से सुरक्षित रहते हैं। इसमें किसी जानवर को किसी जानवर से डर नहीं रहता। इसमें सामान्यतः डर होती है, इसमें डर नहीं रहती है, इसमें डर होती है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहाँ से अंतर स्पष्ट करना हो कि इसमें क्या क्या अंतर है, तो यहाँ पर अभयारण्य में किसी को किसी से डर नहीं होता, यहाँ पर आप जा करके घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में हम घूम फिर नहीं सकते। अब बताइएगा, अभयारण्य में डर नहीं है तो क्या हम पशु चारण कर सकते हैं, पशुओं की चराई कर सकते हैं क्या? बताइए सर। अगर हमें यहाँ पर डर नहीं है तो क्या हम इसमें पशुओं को चरा सकते हैं? डर नहीं तो पशुओं को चरा सकते हैं ना, यानी कि इसमें हम पशु चारण कर सकते हैं। जब कोई डर नहीं होगा तो पशु चारण किया जा सकता है। इसमें जानवरों को डर होता है, अगर हम गाय भैंस ले जाते हैं चराने के लिए तो इसमें हमें डर होगा कि हमारे पशुओं को कहीं सेरा करके खा न जाए, यानी कि हम यहाँ पर पशु चारण नहीं कर सकते हैं। पशु चारण यहाँ पर किया जा सकता है और यहाँ पर पशु चारण नहीं किया जा सकता है। वनों की कटाई, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं इसमें वनों की कटाई नहीं की जा सकती, क्योंकि मनुष्य भी तो मनुष्य को भी तो डर लगता है ना, यानी कि यहाँ पर वनों की कटाई भी नहीं कर सकते, वनों की कटाई नहीं की जा सकती है। और यहाँ पर अभयारण्य में भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार से
आदेश लेकर के वनों की कटाई समय समय पर की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद ये जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नाम से यह स्पष्ट है, राष्ट्रीय यानी कि पूरे देश की बात है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं एक केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। किसके अधीन होते हैं? तो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। और जो अभयारण्य होते हैं ये राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। सामान्यतः आप जानते होंगे कि जो वन्य जीव पक्षी रक्षा ये विषय समवर्ती सूची के विषय है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है इसमें केंद्र सरकार के अधीन होता है राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन जो राज्य सरकार होती है केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों के आधार पर कार्य करती है। यानी कि नियम बनाने का काम केंद्र सरकार करती है और उस पर नीतियों के आधार पर कार्य करने, उसको संचालित करने का काम राज्य सरकार करती है। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम मुख्य पॉइंट पर आते हैं। अगर इनके सामान्य अंतर को देखें तो राष्ट्रीय उद्यान में डर लगता है, अभयारण्य में डर नहीं होती। सामान्यतः यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यह केंद्र सरकार के अधीन है, अभयारण्य राज्य सरकार के अधीन है, सरकार के अधीन। इसके बाद इसमें हम मानवीय हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पशुचारण नहीं कर सकते, यानी कि इसमें हम पशुओं की चराई, पशुओं की चराई और वनों की कटाई, ओह माय गॉड, धोखा। राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की चराई और वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं। और यहां पर अभयारण्य में हम पशुओं की चराई और वनों की कटाई सरकार की अनुमति पर कर सकते हैं। सरकार की अनुमति पर या अनुमति से कर सकते हैं। हम अब राष्ट्रीय उद्यान में पशुओं की चराई और वनों की कटाई नहीं कर सकते। इसमें पशुओं की चराई और वनों की कटाई पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होती है। इसमें हम सरकार की अनुमति लेकर के वृक्षों की, वनों की कटाई कर सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डर नहीं होता। अब यहाँ पर हम पशुओं की चराई नहीं कर सकते, वनों की कटाई नहीं कर सकते, तो यहाँ से हमें एक प्रश्न बनता है कि अभयारण्य में क्या मानवीय हस्तक्षेप किए जा सकते हैं? तो अगर देखें सर, तो पशुओं की चराई और वनों की कटाई कर सकते हैं, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप कर रहा है, यानी कि अभयारण्य में मानवीय हस्तक्षेप किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क में मानवीय हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। अगला पॉइंट, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान इसकी जो सीमा होती है और इसमें जो जानवरों की संख्या होती है, सीमा और जानवरों की संख्या निश्चित होती है। राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों की संख्या और इसकी सीमा निश्चित होती है। एक निश्चित भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान को बनाया जाता है। लेकिन जो अभयारण्य होते हैं, अभयारण्य में जानवरों की सीमा भी निश्चित नहीं होती, जानवरों की संख्या निश्चित नहीं होती और इसकी बाउंड्री जो होती है, इसका जो निश्चित भूभाग होता है वो निश्चित नहीं होता। यानी कि अभयारण्य में सीमा और जानवर की संख्या अनिश्चित होती है। सेम एक दूसरे के विपरीत हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सीमा और जानवरों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन अभयारण्य में सीमा और जानवरों की संख्या निश्चित
नहीं होती। समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। अब आगे आते हैं, तो हमारे भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। अभयारण्य की संख्या हमने अभी देखा 551 है। 551 रुपये का निमंत्रण दिया जाता है ना, 551 रुपये, यह 106 रुपया। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 106 है। और यहाँ पर अगर आप देखें इसमें, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान में हमसे सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम या सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत में, सबसे पहला या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना नेशनल पार्क का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। इसी का दूसरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेशनल पार्क, या इसी का जो सर्वप्रथम पुराना नाम था, बिल्कुल पुराना नाम था, वो था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत हुई। और इसका स्थापना जो है, या जो हमारा रामगंगा नेशनल पार्क है, ये आप सभी लोग जानते होंगे उत्तराखंड में है। जब इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई या राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू किए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं। उसमें अगर देखें तो ये जो जब प्रारंभ हुआ तो इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, लेकिन कुछ समय पश्चात इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। फिर अभी वर्तमान में हाल ही में हमारी सरकार ने इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया, क्योंकि आप जानते होंगे कि जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसके बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है। ये हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसके बीचों बीच एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बहने के कारण ही इस नेशनल पार्क का नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। क्लियर होंगे आप यहाँ से? भारत का पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो रामगंगा नेशनल पार्क सबसे पुराना हो गया, यानी कि पहला नेशनल पार्क। अब 106वें नंबर की हम बात करें तो 106वें नंबर का नेशनल पार्क यानी कि सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई अभी हाल ही में, यह बनाया गया 2021 ईस्वी में। और यह है हमारा रायमोना नेशनल पार्क असम में, असम राज्य में स्थित है। इसके बाद एक प्रश्न बनता है सबसे छोटे नेशनल पार्क और सबसे बड़े नेशनल पार्क की। तो आगे हम चर्चा करते हैं भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद शुरू से इसका नोट्स बनाएंगे तो और बेहतर नोट्स बनेगा। इसका की पॉइंट हम लास्ट में लिखवा देंगे आपको क्या क्या होगा इसमें। अब यहां ध्यान दें तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भारत में, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क। हिमिस नेशनल पार्क, हिमिस नेशनल पार्क यह हमारा लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में है। यहां से सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ा ऑब्लिक सबसे ऊंचा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख राज्य में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बना हमारा, इसमें है। और इसकी जो एरिया है वो आपकी है 4400 वर्ग किलोमीटर, यानी कि यह 4400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, पूरा वर्ग किलोमीटर। इसके बाद
भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क लद्दाख राज्य में। इसकी ऊंचाई इसकी जो एरिया है, क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क का नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। साउथ बटन नेशनल पार्क। और यह साउथ बटन नेशनल पार्क हमारा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन यहां से हमारा प्रश्न बनता है, साउथ बटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस द्वीप में स्थित है? तो नाम याद रख लीजिएगा, नाम है इसका साउथ बटन नेशनल पार्क, लेकिन यह नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में स्थित है। और यह है हमारा उत्तरी अंडमान में। कहां पर सर? साउथ बटन नेशनल पार्क है उत्तरी अंडमान में। पिछली दिखाई दे रहा है ना सर? ठीक है, उत्तरी अंडमान में। नाम है साउथ बटन, है कहां? उत्तरी अंडमान में। क्या बात है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, एक ही का नाम है। ये नाम परिवर्तित हुए दिन पर दिन। यह उत्तराखंड राज्य में है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क जो 106वें नंबर का है, रायमोना नेशनल पार्क, असम राज्य में। इसके बाद सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा नेशनल पार्क हिमिस नेशनल पार्क, लद्दाख राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश में। इसके बाद इसकी जो एरिया है 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क, ये है कहां पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहां स्थित है? किस द्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। इसके बाद इसकी एरिया जो है साथी, इसकी एरिया की बात करें तो 0.03 किलोमीटर वर्ग या वर्ग किलोमीटर है। यानी कि मात्र इसके एरिया को आप देखेंगे तो लगभग 30 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। 30 मीटर स्क्वायर, यानी कि 30 मीटर पूरा एक वृत्त बना लीजिएगा, उसमें 30 मीटर में हमारा साउथ बटन नेशनल पार्क स्थित है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहां है, क्या नाम है? तो आप सामान्यतः जानते होंगे, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये है कहां? तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर। ये तैरता हुआ है, यानी कि ये पानी में होगा, जल में होगा। ये कहां पर तैर रहा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, लोकटक झील में है। किस झील में? तो लोकटक झील में। लोकटक झील है कहां पर? मणिपुर में। कई प्रश्न यहां से बन जाएंगे। मणिपुर में है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां है? मणिपुर में है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो काबुल लामजाओ। या भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस राज्य में है? मणिपुर में है। एक प्रश्न आपका ये तो जानते ही हैं, काबुल लामजाओ किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में स्थित है। ठीक है, अब इसी लोकटक झील में आपका डांसिंग डियर पाया जाता है। डांसिंग डियर जो कि उछल कूद करता रहता है इसी झील में। आप समझ पाए होंगे यहां से। तो इसके मुख्य अंतर को आपने समझा क्या? राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, इसके बाद अभयारण्य क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, यानी कि इसके पहले पॉइंट को देखें तो इसमें सीमा और जानवरों की संख्या निश्चित होती है। इसमें सीमा और जानवरों की संख्या निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है। दूसरा पॉइंट, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान केंद्र सरकार के अधीन होता है।
या केंद्र सरकार के अधिकार में होता है, केंद्र सरकार के अधिकार में होता है, और जो अभयारण्य होता है यह राज्य सरकार के अधिकार में होता है, राज्य सरकार के अधिकार में होता है, राज्य सरकार का अधिकार होता है इस पर। इसके बाद इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। अगला पॉइंट, मानवीय हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते, हस्तक्षेप नहीं किए जा सकते। और जो आपका अभयारण्य है इसमें हम मानवीय हस्तक्षेप कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये अभयारण्य अभयारण्य, पक्षी रक्षा, वन्य जीव, ये सारे आपके समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं। अगर सामान्यतः आप जानते होंगे कि दोनों सरकारें अगर एक ही विषय पर कानून बनाती हैं तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी माना जाता है, राज्य सरकार का कानून प्रभावी नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।